तो फर्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ मैक्रोस्टेट्स में बी इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल और ग्रेटर। सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स में डिफरेंस क्या है। तो जो माइक्रोस्टेट्स हमारे पास होती हैं वो इंडिविजुअल सिस्टम के लिए होती हैं और जो मैक्रोस्टेट्स होती हैं वो होल सिस्टम के लिए होती हैं। यानी मैक्रोस्टेट्स के अंदर काफ़ी सारी जो हमारे पास है वो माइक्रोस्टेट्स भी होती हैं। अब वो यहाँ पे पूछा गया है कि इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल है या फिर ग्रेटर है। अब आप देखें इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन लेस नहीं होंगी क्योंकि माइक्रोस्टेट्स ज़्यादा होती हैं, वो मिलके एक होल सिस्टम आपके पास माइक्रोस्टेट्स में आती हैं। तो ये लेस देन नहीं हो सकती, ठीक है, ग्रेटर भी हो सकती हैं, लेकिन हमने देखना है कि जो क्लोज ज़्यादा है, ऑप्शंस बेटर है, वो हमारे पास कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल। यानी कि इक्वल हो सकती है और उसके बाद उससे ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कम नहीं। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर वो हमारे पास है बी ऑप्शन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल। सेकंड हमारे पास है यहाँ पर जो ऑप्शन एमसीक्यूज, म्यू स्पेस एसोसिएटेड विद अ डैश, होल सिस्टम, सिंगल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ दीज। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें म्यू स्पेस जो है वो हमारे पास दो स्पेस होती हैं, एक गैमा स्पेस और म्यू स्पेस। तो जो म्यू स्पेस होती है वो हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए होती है, और जो हमारे पास गैमा स्पेस होती है वो होल सिस्टम के लिए होती है, ठीक है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास इसका है सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑप्शन है फेस स्पेस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस, 4 डायमेंशनल, 5 या 6। तो फेस स्पेस की हमने डेफिनेशन की थी, यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं हमारे लेक्चर से, जो फेस स्पेस वाला है उसमें हमने डेफिनेशन की थी। फेस स्पेस जो है वो 6 डायमेंशनल है, जिसमें 3 आपके पास आ जाती हैं पोजीशन स्पेस और 3 आपके पास कौन सी होती हैं, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, एक्स जिसमें आपके पास एक्स, वाई एंड जी, और 3 आपके पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास आ जाता है पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो इस तरह से ये जो आपके पास 6 कोऑर्डिनेट्स हैं ये मिलके आपके पास एक फेस स्पेस बनाते हैं जो कि 6 डायमेंशनल होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है, 6 डायमेंशनल स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे है इन कैनोनिकल एग्जाम्पल्स द इंडिविजुअल सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय, कि जो हमारे पास कैनोनिकल एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें इंडिविजुअल सिस्टम जो है उसको सेपरेट किस तरह से हम करते हैं। रिजिड होता है, परमिएबल, कंडक्टिंग वाल्स, या फिर रिजिड, इम्परमिएबल, कंडक्टिंग वाल्स, रिजिड, इम्परमिएबल, नॉन कंडक्टिंग वाल्स। इसमें पहले हमें इनका मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। हमारे पास 3 टाइप्स के जो हैं वो एग्जाम्पल्स होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल्स, कैनोनिकल्स और ग्रैंड कैनोनिकल्स। तो जो हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल्स होते हैं उसमें हमारे पास जो सिस्टम होता है वो रिजिड होता है, इम्परमिएबल होता है, ठीक है, और साथ में इंसुलेटेड वॉल्स होती हैं। लेकिन जो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास रिजिड होता है, इम्परमिएबल होता है और कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं। कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब कि जो कंडक्ट कर सके, सिस्टम से जो है वो एटम जो है वो मूव कर सके, ठीक है, सिस्टम्स के अंदर। लेकिन नॉन कंडक्टिंग वॉल्स जो आपके पास होता है, कंडक्टिंग वॉल्स, परमिएबल, और जो आपके पास ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें रिजिड, परमिएबल और कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं। तो ये आपके पास इनमें डिफरेंस होता है। तो जो हमारे पास कैनोनिकल एग्जाम्पल्स होते हैं तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, रिजिड, इम्परमिएबल एंड कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है, रिजिड, इम्परमिएबल और कंडक्टिंग वॉल्स। अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स वाला हमारा टॉपिक है उससे, ठीक है, डिटेल में आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ इज फॉर द indistinguishable particles, distinguishable particles, indistinguishable particles and particles with half integral spin, particles with integral spin।
तो ये जो हमारे पास होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, ये हमारे पास होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास लॉ अप्लाई होता है ये हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए होता है, जिसमें हम जो बेसिकली क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इस तरह के उसमें सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, हम उसको डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक कैन नॉट बी अप्लाइड टू। अब देखें, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है उसमें हम डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे फोर्थ जो है वो पार्टिकल्स गिवन है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स और लेटस। अब इनमें से कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसको हम डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास उस पर अप्लाई नहीं होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो वो हमारे पास आ जाते हैं फोटॉन्स, बिकॉज आपको पता है कि हर एक जो फोटोन होता है वो उसके इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दूसरे फोटोन से। तो इस तरह से जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वो कैन नॉट बी अप्लाइड टू फोटॉन्स, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। प्रोसेस हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल की, कि किस तरह से ये होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें वो मेन दोबारा से उसी कंडीशन में नहीं आते, लेकिन रिवर्सिबल जो है वो बैक और एक्शन और रिएक्शन दोनों में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, स्लो कंप्रेशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, ठीक है। इलास्टिक स्प्रिंग आप देखें, उसको आप जब प्रेस करते हैं तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से ऑपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन आइसोलेटेड वेसल्स, अगर वेसल्स में है वो भी इस तरह से हो जाते हैं। सो कंप्रेशन ऑफ अ गैस, अ केमिकल एक्सप्लोजन, ये जो आपके पास धमाका टाइप है उस वो अपने दोबारा उसी कंडीशन में नहीं आता, इसलिए इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। 7 का हमारे पास डी ऑप्शन आएगा। हमारे पास 8 ऑप्शन जो है वो है इन विच प्रोसेस द स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, ठीक है। तो इस तरह से एक में प्रेशर, वॉल्यूम और इसी तरह से जो हीट है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो है वो वॉल्यूम्स कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक हमारे लिए प्रेशर के लिए यूज होता है, ठीक है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसको आप साथ में लिख भी सकते हैं ऐसे कि इसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक एक के ही 2 नाम है, ठीक है। इनमें हमारे पास जो है वो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब आप बी और सी ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकते क्योंकि डी ऑप्शन में आपके पास है बोथ बी एंड सी ऑप्शन। तो अगर दोनों में से आप एक पे करेंगे तो आपका ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपने पहले देखना है, ठीक है, ये आइसोमेट्रिक है, ठीक है, आप इस पे करेक्ट कर दें। आइसोकोरिक है, ठीक है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन ठीक है, लेकिन जब आपके पास थर्ड में मौजूद है कि बोथ बी एंड सी, तो फिर आप इसको प्रेफर करेंगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई एमसीक्यूज आए तो उसमें आपने सारा देखना है कि बोथ वाला ऑप्शन भी है या सिंपल एक वाला है। तो इसमें हमारे पास आइसोमेट्रिक भी उसी प्रोसेस का नाम है, आइसोकोरिक भी, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, तो इसमें हमारे पास क्या है कि वो कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, तो वो हमारे पास होती है kT/2। ये किस तरह से होती है, आपने पढ़ा है इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है वो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट करती है हर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। अब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज का टोटल नंबर जो इंडिपेंडेंट होती है वो हमारे पास कहलाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हर एक के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट करती है वो kT/2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, फेज एनर्जी, सिस्टम एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो जब हमारे पास एक सिस्टम होता है तो
उसमें जो हमारे पास एनर्जीज होती हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो एनर्जीज होती हैं। लेकिन जो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज होते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हो या वैसे आपके पास सम ऑफ ऑल द एनर्जी सिस्टम की हो, तो वो हमारे पास ऑप्शन होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है कि इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है सिस्टम की। पी एंड टी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ऑल ऑफ दीज। अब जब हमारे पास कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा या कोई एक सिस्टम है आपके पास, कोई क्लोज फॉर्म में सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस सिस्टम में ऑटोमेटिकली प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी एक्सर्ट होगा, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि उनका सम जो है वो इंटरनल एनर्जी भी होगी, उसमें वॉल्यूम भी होगा इस सिस्टम का, ठीक है, डेंसिटी भी होगी, ऑक्यूपाई स्पेस करेगी। तो इसलिए इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाता है, ऑल ऑफ दीज, कि तमाम ये प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म आ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हेट्रोजेनियस सिस्टम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से सिस्टम जो है, इनका क्या मतलब है, ठीक है। सिस्टम को आप पहले डिफाइन कर लें कि कोई भी डेफिनेट क्वांटिटी होगी मैटर की जिसको बाउंड किया जाएगा किसी सरफेस से, वो सरफेस अब रियल भी हो सकती है हमारे पास, इमेजिनरी भी हो सकती है, वो हमारे पास कहलाती है सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम जो होता है हमारे पास, वो इस तरह का सिस्टम होता है जहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ मास टेक्स प्लेस अक्रॉस इस बाउंड्री, कि जो सिस्टम की बाउंड्रीज होती हैं वहां से मास ट्रांसफर ना हो सके, बाहर वाली साइड पे या अंदर वाली साइड में ट्रांसफर ना हो मास की, तो वो हमारे पास आ जाते हैं क्लोज सिस्टम में। इसी तरह से जो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास होता है उसमें भी नो इंटरचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान में कोई भी मास और एनर्जी की ट्रांसफर इंटरचेंज ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं नो ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी टेक्स प्लेस अक्रॉस इट्स बाउंड्री। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर होगा, यानी कि जो हमारे पास आइस और वाटर मिलके बनाएंगे वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम बनाएंगे, डिफरेंट जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और आपके पास इसमें हाइड्रोजन आ जाते हैं, आइस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो सॉलिड मटेरियल है, वाटर आपके पास लिक्विड है, तो वो मिलके एक हेट्रोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। इंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन, इंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इंट्रोपी हमारे पास क्या होती है, डिसऑर्डरनेस को कहते हैं सिंपली वर्ड में हम, कि डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। तो मास ट्रांसफर पर नहीं होती, ठीक है। चेंज ऑफ टेम्परेचर थर्मोडायनामिक स्टेट पे भी नहीं, ये इंट्रोपी चेंज जो डिपेंड्स करती है वो हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए जो है वो करेक्ट आंसर है। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम साइन कन्वेंशंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन जो है वो पॉजिटिव तब होता है जब हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम या ऑन द गैस हो, यानी कि सिस्टम में के ऊपर जब वर्क डन किया जाए तब हमारे पास जो है उसकी फाइनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है इनिशियल एनर्जी से। तो इस तरह से आपके पास ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और वर्क डन नेगेटिव होगा जब बाय द सिस्टम या फिर गैस जो है वो वर्क डन सिस्टम पे करती है, तब आपके पास वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 15 MCQs। Fermi-Dirac statistic is for the distinguishable particles, symmetrical particles, particles with half integral spin, particles with integral spin। अब यहाँ दो तीन चीजें माइंड में अगर आप रख लेंगे कि आपको जो है पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे सारे। उसमें आपको फर्मियंस और बोसॉन्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और फर्मी ड्रैग जो स्टैटिस्टिक्स है वो फर्मियंस पे जो है वो अप्लाई होती है, जो आपके पास बोसॉन आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है वो बोसॉन्स पे अप्लाई होती है, ठीक है। अब फर्मियंस और बोसॉन्स में मेन डिफरेंस क्या है, स्पिन का है, एक की हाफ इंटेग्रल स्पिन है फर्मियंस की और बोसॉन्स की इंटेग्रल स्पिन है। पास पोलिएक्स्ट्रियन प्रिंसिपल्स होता है वो
हाफ इंटेग्रल स्पिन को जो है वो स्पेसिफाई करता है। तो जो बोसॉन्स होते हैं वो इंटेग्रल स्पिन होती है उसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं करता, वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं। सेकंड आपके पास जो है वो सिमेट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं और आपके पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है और आपके पास सिमेट्रिक नहीं होता। तो जो आपके पास जो है, तो ये आपने कुछ चीज़ें, अभी मैं इसको भी क्लियर आपको करती हूँ। पहले फर्स्ट हमारे पास है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक इज फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अब देखें डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हमने किसके लिए पढ़े थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर अप्लाई होती है। तो सिमेट्रिकल पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, पार्टिकल्स विद हाफ इंटेग्रल स्पिन जो आपके पास होते हैं फर्मियंस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, पार्टिकल्स विद हाफ इंटेग्रल स्पिन यानी कि फर्मियंस। उसके लिए फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक जो है वो अप्लाई होती है। नेक्स्ट आपके पास है द डिफरेंस बिटवीन फर्मियंस एंड बोसॉन इज दैट बोसॉन्स डू नॉट ओबे डैश प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंग्स रूल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अब इन सब रूल्स की आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आपके पास क्या है, ठीक है, एसपीडी, जो आप उसको डिफरेंट उसमें उनकी लिखते हैं आप उसमें आप अप्लाई करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हाफ इंटेग्रल स्पिन के लिए होता है, ठीक है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए हंग्स रूल जो होता है, हाइजेनबर्ग का आपको पता है 2 डेफिनेशन होती हैं, वो अनसर्टेनिटी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो है फर्मियंस एंड बोसॉन्स इज दैट बोसॉन्स डू नॉट ओबे, तो बोसॉन्स जो है वो फर्मियंस से डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स को जो है वो ओबे नहीं करते। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट आपके पास है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक इज फॉर दैट। तो ये हमारे पास होती है पार्टिकल्स बोसॉन आइंस्टाइन। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपको इनमें कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं, तो देन आप ये सोल्व हो जाएंगे। तो जो बोसॉन आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है, तो यहाँ से आपको ये वर्ड से जाहिर हो जाए कि बोसॉन्स के लिए होती हैं। अब बोसॉन्स हमारे पास कौन से होते हैं, फुल इंटेग्रल स्पिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंटेग्रल भी नहीं आएगा, सिमेट्रिकल्स भी नहीं आएगा, डिस्टिंग्विशेबल भी हमने पढ़ लिया कि वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए होती है। आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा, पार्टिकल्स विद इंटेग्रल स्पिन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है द डिफरेंस बिटवीन फर्मियंस एंड बोसॉन इज दैट बोसॉन्स वेव फंक्शन इज, कि बोसॉन्स का जो वेव फंक्शन है वो आपके पास सिमेट्रिक होता है, ठीक है। जो आपके पास बोसॉन्स का वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, लेकिन फर्मियंस का सिमेट्रिक नहीं होता है, एसिमेट्रिक जो है वो वेव फंक्शन होता है। इसलिए इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, कि वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है 19। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड टू। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फर्मियंस एंड प्रोटॉन्स है। बोसॉन्स का तो ऑप्शन ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है बोस-आइंस्टाइन जो है वो बोसॉन्स पर जो है वो अप्लाई होती है। पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी नहीं, फोटॉन्स आएगा ऑप्शन, ठीक है। अब जो फोटॉन्स होते हैं हमारे पास वो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। जो हमारे पास फोटॉन्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है वो ओबे नहीं करते, ठीक है, और इंटेग्रल स्पिन नंबर होते हैं इसके। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर वो हमारे पास होगा फोटॉन्स, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट आपके पास है इन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक वन एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्युपाइड बाय मोर देन वन पार्टिकल्स, यस ट्रू, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में जो है वो ओनली वन पार्टिकल जो है वो वन एनर्जी स्टेट्स जो है रखता है। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है वो ओबे नहीं करता इस केस में। द पार्टिकल्स हैव इंटेग्रल स्पिन एंड हैव अ सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है बोस-आइंस्टाइन में। तो नेक्स्ट है व्हेन बोसॉन्स आर कूल्ड टू अ लो इनफ टेम्परेचर देयर बिहेवियर चेंजेस, ट्रू और फॉल्स। यस, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, ट्रू है। क्यों उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, ठीक है, कि वो इस प्रोसेस में कूलिंग डाउन प्रोसेस जो होता है वो बोसॉन्स का होता है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं। तो जो इसमें प्रोडक्ट हमारे पास बनती है उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ए।
तो नेक्स्ट आपके पास है ड्यूरिंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ऑल द एटम्स फॉल बैक टू द, क्योंकि ये कूलिंग डाउन प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को जो है बोसॉन्स को कूल्ड करते हैं लो टेम्परेचर पर। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो वो सारे जो आपके एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 23 MCQs। द रेडिएशंस emitted by a hot bodies are called as X-rays. X-rays, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, गैमा रेडिएशन, विजिबल लाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास होती हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। हॉट बॉडीज से जो रेडिएशन जो है इमिटेड होती हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहलाती हैं। अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज अ परफेक्ट ऑब्जर्वर और ऑफ रेडिएशंस, इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशंस। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये हमारे पास होगा फॉल्स, बिकॉज जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है वो जितनी भी फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशंस आती हैं उन सब को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन जब उसको हीट किया जाता है तो वो सारी उस फ्रिक्वेंसीज की जो रेडिएशन होती है उन सबको इमिट भी करती है, इसलिए ये हमारे पास फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर भी है और इमिटर भी। द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर इज टी पर सेकेंड, TS नो यूनिट। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव पावर जो हमारे पास होती है वो एक्चुअली में रेशो होती है एनर्जी की पर यूनिट एरिया, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसको हम कहते हैं। तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, 1। नेक्स्ट हमारे पास है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द हैमिल्टोन्स गिब्स फ्री एनर्जी। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो हैमिल्टोन्स गिब्स फ्री एनर्जी को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले ये जो टर्म्स लिखी गई हैं इनका हमें पता होना चाहिए कि ये किस किस को डिनोट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो F हमारे पास है ये हैमिल्टोन्स गिब्स फ्री एनर्जी को जो है वो शो करता है, ठीक है। U हमारे पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। U क्या होती है आपके पास, इंटरनल एनर्जी। और T आपके पास टेम्परेचर होता है और S आपके पास जो है वो इंट्रोपी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये जो G है, कैपिटल G, ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी को शो करता है। ये हैमिल्टोन्स को F करता है और ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी को करता है डिनोट, ठीक है। और जो आपके पास P प्रेशर, V वॉल्यूम, T जो है टेम्परेचर, S जो है वो इंट्रोपी है। तो नेक्स्ट आपके पास है H। ये जो H है ये इंथॉल्पी को डिनोट करता है, ठीक है, इंथॉल्पी। और U इंटरनल एनर्जी, P और V। नेक्स्ट आपके पास ये है हीट, टेम्परेचर, और ये आपके पास आ जाएगी इंट्रोपी। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखें ऑप्शन ही एक है जिसमें हमारे पास हैमिल्टन गिब्स फ्री एनर्जी को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए जो ए ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसको मैं रेड से भी कर दूं कि ये आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है, हैमिल्टन गिब्स फ्री एनर्जी की ये इक्वेशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन नंबर 27 MCQs। तो ये आपके पास है गिब्स फंक्शन इज, गिब्स फंक्शंस कौन सा है। अब आप यहाँ पे भी ये देख लें, सेम वही इक्वेशन है। अगर मैं इनको अगेन करूँ तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है जो हैमिल्टन गिब्स फ्री एनर्जी को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर ये देखें एच जो है एंथैल्पी को डिनोट करता है। ये आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें हमारे पास एनर्जी और एंट्रोपी आ जाती है, हीट। तो यहाँ पर आप देखें एक ही फंक्शन है जो हमारे पास गिब्स फंक्शन को जी से डिनोट करते हैं, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा जी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, ठीक है, वो रेशियो होती है कि आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस पे आप उसको डिवाइड करते हो उस इवेंट को, जितने नंबर ऑफ केसेस अकर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास रेशियो होती है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी नहीं आएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये आपके पास सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। Suppose we toss a coin, then probability of the head may come up as।
अब देखें, अगर आपके पास कोई टॉस करते हैं, आप क्वाइन है, क्वाइन पे एक तरफ हेड होता है और दूसरी साइड पे टेल, तो जब आप उसको टॉस करेंगे तो आपके पास इक्वल चांसेस है कि आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि 50-50% चांसेस हैं। 50% आपके पास चांसेस हैं हेड के और 50% ही चांसेस आपके पास हैं टेल के। तो यानी कि 1/2 हाफ, यानी कि 2 है ना, कंप्लीट करेंगे तो हाफ 1 का हाफ 1/2। तो ये आपके पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से और जो है वो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लेकिन आपने इसका आर्टिकल जो है वो लेक्चर्स अंडरस्टैंड करना है कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है। तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, कितने हेड आएंगे या टेल आएंगे, कितने परचेज चांसेस हैं, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं तो आप उसके फार्मूला से उसको लिख सकते हैं। हमारे पास है लास्ट आपके पास एमसीक्यूज, नेचुरल प्रोसेस आर अलाउड फॉर विच। जो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो, उसमें हमारे पास जो है वो डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर होती है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर होती है। तो ये 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एस, ये रॉन्ग है आपके पास। 0 इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा एस, ये देखिए यहाँ पे इस साइड पे ये ओपन है, इट्स मीन के ये एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी क्या है, ग्रेटर होगी। तो इस तरफ भी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी, नॉट ग्रेटर वाली जस्ट नहीं आएगी। तो ये आपके आज के कुछ एमसीक्यूज थे जिस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे, इनसे रिलेटेड इसी तरह के और आपको एमसीक्यूज भी एग्जाम्स में आ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। ये आपको हिंट दिया गया है कि किस तरह से आपने जो है वो टॉपिक्स को तैयार करना है और किस तरह से आपको उसमें से क्वेश्चन जो है वो एज एमसीक्यूज आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ये एमसीक्यूज आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि किस तरह से हमें एग्जाम्स में अटैम्प्ट करना है और किस तरह से हमें जो है वो एग्जाम्स में एमसीक्यूज आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।